अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पार्लियामान के अंदर क्या होने जा रहा है, खास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी मुश्किलात में ऐसा लगता है बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। कौमी असम्बली में 3 अहम ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिए गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग हो गए। इसी तरह जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर का ओहदा और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कवायद के मुताबिक अरकान की नाअहलियत से मुतालिक जो है वो ऐवान को आगाह कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। जराये का यह कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा से नाम देना होंगे। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स जो फाइनेंस कमेटी है वहां से भी डी लिस्ट कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के जो 7 अरकान असम्बली थे उनसे 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत भी वापस ले ली गई है। इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम जो कि मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी नशिस्त भी खतरे में है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रुकन नौशीन इफ्तिखार की तहरीक इंसाफ पर जो तहरीक इस्तेहकाक है उस पर जो है वो तहरीक पर जो फैसला है वो 11 अगस्त को मुतवक्के है। उन्होंने शेख वकास अकरम के खिलाफ मुसलसल गैर हाजिरी पर यह जो तहरीक थी वो पेश की थी। अब साथ ही साथ जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें PTI रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लाने की हिमायत भी की है। इस हवाले से असद कैसर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के फैसलों को बानी के सामने रखा जाएगा और हतमी बात और फैसला इमरान खान ही करेंगे। इस हवाले से आज जब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्लिमानी पार्टी की अंदरूनी गुफ्तगू है, इस मामले को आपस में डील करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान की आज़ादी के लिए जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं। उन्होंने साथ ही कहा कि इस्तीफों के हवाले से खान साहब ने अभी कोई हिदायत नहीं दी, जो हुक्म होगा उस पर मनोवन अमल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि हम इस असेंबली में आए, सिस्टम का हिस्सा बने, एहतजाज नहीं किया, रैलियां नहीं निकाली, बायकॉट नहीं किया। अलबत्ता हमारे साथ अगर ऐसे करेंगे तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर कुछ पेशकशें की गई हैं। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए PTI को नाअहली के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का मशवरा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि असेंबली चलाने, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। PTI अब जो है वो इस हुकूमती पेशकश का जो है वो क्या जवाब देती है या नहीं ये देखना है, लेकिन इस तरह की पेशकशें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह भी कर चुके हैं। क्या हुकूमत वाकई इंटरेस्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बात करने में, और पार्लियामान के अंदर अब हुकूमत के ख्याल में मामलात को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? और ख़ास तौर पर इस तनाज़ुर में कि जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे सबसे पहले इस हवाले से बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं इस वक्त पार्लियामान के अंदर, हुकूमत इंटरेस्टेड है कि तहरीक इंसाफ के साथ चले, ऐवान को चलाए और तहरीक इंसाफ ऐवान का हिस्सा ही रहे? मुझे समझ नहीं आई। हेलो जी राना साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा राना साहब, पूछना मैं चाह रहा था कि हुकूमत किस तरह से इस मामले को देख रही है। ये जो नाअहलियां हुई हैं, अपोजिशन लीडर के ओहदे फारिग हो गए हैं, फिर तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इस सारी सूरत हाल को हुकूमत किस तरह से देख रही है? देखिए, जो नाअहली है वो आपको पता है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है वो तो मैं समझता हूँ बहुत पहले ये फैसले होने चाहिए थे, बड़े लेट हुए हैं क्योंकि ये ऐसा फेल था इनका। मैं समझे कभी भी आपने देखा कि हिस्ट्री में ऐसा काम नहीं हुआ कि आपने अपने ही जो शहरी हैं या किसी पार्टी सियासी के या आम शहरी या कोई हमारे जो फौजी तनसीबात है उनके अफसरान पर जुटाई करते हैं, तो उसका तो आउटकम इससे भी सख्त होना चाहिए। लेकिन ये एक प्रोसेस था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर
कोई फैसला दिया कि ठीक है सजाएं पहले ना सुनाई जाए, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप करें। तो अब वो सजाएं हुई हैं, अंडर द लॉ हुई है, कानून कायदे के मुताबिक हुई है, सारा उसके प्रोसीजर लीगल हुआ है। तो बाकी फोरम है अपीलों के लिए, अपीलों में जाएं और वहां से रिलीफ मेरिट पे उनको अगर मानता हो तो मिलेगा, अगर ना मानता हो तो नहीं मिलेगा। बाकी रही बात के जी असम्बली से जो नहल हो गया और वहाँ पे किस तरह इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते या देते हैं, तो ये उनका काम है, अपना फैसला उनका है, उनकी पार्टी का फैसला है। अगर वो लेना चाहते हैं तो लें, अगर नहीं लेना चाहते तो ना लें, लेकिन उससे प्रोसेस रुकता तो नहीं है। डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। सीटें खाली हैं तो उसमें इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन में हिस्सा लें तो जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। अच्छा, तो मैं समझता हूँ आप वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालत है तहरीक इंसाफ की, वो इलेक्शनों में जो भी पीछे इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। जो अभी रिसेंट पास में हुए हैं 2-4 इलेक्शन हुए हैं, तो अभी लाहौर में भी एक हो रहा है इलेक्शन, वो तो होना ही है, क्योंकि वो तो मियां अजहर साहब की इंतकाल की वजह से, उनकी डेथ की वजह से खाली हुई है। तो इन पे ये अदालतों में कुछ स्टे ले रहे हैं, जो भी अदालत के फैसले होंगे, अगर वो स्टे देती है, रोकती है, तो इलेक्शन रुक जाएंगे, अगर नहीं तो इलेक्शन होंगे। तो बाकी तो किसी के आने या ना आने से फर्क पड़ता है। राना साहब, एक नुक्ता जिस पर वो बार बार जोर दे रहे हैं वो ये कि पीटीआई को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की जा रही है और कोई पार्लियामान के अंदर उनको कट टू साइज करना चाहती है हुकूमत। क्या वाकई ऐसी कोई कोशिश हो रही है? मैं समझता हूँ कि ये कैसे ही पहले वो कौन सा साइज उनका बड़ा है जो उनको कट टू साइज करना है। अगर पहले वो कहते, मैंने आज तो मुझे तो नंबर का भी नहीं पता, लेकिन अगर वो 90 थे तो अब कहने 70 हो गए जी, तो 90 से क्या फर्क पड़ता था? हमें तो लेजिस्लेशन करनी है, हमें तो काम करना है, उसके लिए हम कंफर्टेबल हैं, अलाइज हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात करना, कट टू साइज कर रहे हैं सुधार खासा कि बहुत ज्यादा साइज था, जैसे हमें कोई रुकावट पेश थी। तो वो तो ऐसी इशू है ही नहीं है। जो इन्होंने एक माहौल पैदा किया असेंबली में, जो इन्होंने वहां पे हंगामा खड़ा करते हैं, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में इन्होंने कहा, बजट स्पीच में, या आए दिन वो तमाशा लगाते हैं, प्ले कार्ड उठा के लेते हैं, अपने पानी की तस्वीरें लाते हैं। तो ये तो किसी तरह भी पार्लियामानी प्रैक्टिस या ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम चुप बर्दाश्त करते हैं कि कोई नहीं, हमारा काम है बर्दाश्त करना, कोई बेंचेज है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही वो लगे हुए हैं, कोई इनका नहीं। अभी तो मैं उनका पढ़ रहा था कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, तो पहले भी इन्होंने रिजाइन आपको पता किए थे, इन्होंने प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दी। तो ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये तो इसी तरह ही है कि उधर हंगामा करते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, फौज की आर्मी की तमसीबात पे चढ़ाई करते हैं, GHQ पे चढ़ाई करते हैं, ये तो इसी तरह के लोग हैं। अच्छा, तो लेकिन राना साहब ये जो अब 2-3 बयानात हमने देखे हैं आपके कॉलीग्स के ही, वजीर कानून ने भी बात की, राना सनाउल्लाह ने भी बात की, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बात हो सकती है, मुज़ाकरात कर लें, बैठ जाएं ताकि मामलात को ऐवान के अंदर आगे चलाया जा सके। तो क्या वाकई हुकूमत कोई जरा कोशिश कर रही है कि कोई बातचीत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कोई मिलकर मामलात आगे बढ़ाए जाए? हमने मुसलसल डे 1 से, जब ये भी थे, देखे हम अपोजिशन में थे, जो ये हमारे साथ सलूक कर रहे थे जी, वो आपको पता है दीवार के साथ नहीं लगाया, बल्कि दीवार में चुन दिया, जो शहबाज साहब कहते थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हमने कहा था कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं, आप काम करें, डिलीवर करें, परफॉर्म करें जी, मुल्क को आगे लेके चलें, सिस्टम को चलाएं, को आप सिलेक्टेड हैं या जिस तरह भी धांधली से जो भी हुआ है जी। तो इन्होंने तो आते ही जो हंगामा किया है, लेकिन उसके बावजूद हमने शुरू से कहा कि हम बातचीत के लिए आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उस वक्त हम इनके साथ जितनी लेजिस्लेशन होती थी, हमारी एक कमेटी थी और इनकी भी कमेटी थी, उनके साथ बैठ के हम मामला तय करते थे। तो ये तो उसमें बिलीव ही नहीं करते, ये तो अजीब मखलूक है दुनिया में जी। तो हम बिल्कुल तैयार हैं 10,000 दफा
हम सारे हमारे गैब गए जो सीनियर लोग हैं, मैंने कई दफा कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी है 2-3 दफा। अच्छा, क्या बैठ के बात करें, हमारे साथ डायलॉग करें। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे, डायलॉग पे यकीन रखते हैं और डेमोक्रेसी का हुस्न भी यही है। अच्छा, हम जो इशू है उन पर बातचीत करें, उनको रिजॉल्व करें। तो मैं नहीं समझता कि हमारी तरफ से जो रुकावट है। लेकिन साहब वो कहते हैं कोई भी जो फैसले लेने हैं, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात वाला या वैसे कोई भी और भी फैसला पार्टी ने लेना है, तो उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये क्या वाकई, और वो हुकूमत पे भी बल्कि इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो पिछली दफा भी जब मुज़ाकरात की बात हुई थी तो हमने कहा था मुलाकात करवा दें, तो मुलाकात नहीं करवा सकी। तो मुलाकात वाला इशू आपके ख्याल में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्यों है, और क्या वाकई मुलाकात नहीं होनी चाहिए? जी, ऐसा नहीं है। जो जेल मैनुअल है या उसका जो रूल है या उसके मुताबिक जितने भी वो खान साहब चाहते हैं वो लोग मिलते हैं और वहाँ पे आके बाहर बयान भी उनको देते हैं। और उनकी बहन जो है वो भी, मोहतरमा भी आके बाहर बयान देती हैं कि ये खान साहब ने कहा है। तो ये मिलते रहते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर केपी के मिल लेता है कभी। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे ही ये बहाने करते हैं। अगर उसके बाद चले वो एक तो फिजल आउट हुआ है, ये बात है जो आप जिक्र कर रहे हैं। जिस टाइम पे जब एक कमेटी बनी थी तो हम इंतजार करते रहे, आई नहीं कि, और बहाना किया जी हमें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अगर उसके बाद तो कई मिला करते हैं, वहां पे ये डिस्कस नहीं होता होगा कि जी हमने डायलॉग मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अच्छा, मैं नहीं समझता है कि इसके पीछे कोई रैशनल है या कोई ये माकूल बात कर रहे हैं। देखिए एक पॉलिसी होती है पार्टी, तो इनका बानी जो है वो पॉलिसी उसने कब से मुज़ाकरा बात कर रहे हैं, तो वो तो पॉलिसी दे सकते हैं। हाँ बैठते हैं, बात करेंगे, ये हमारी पार्टी पॉलिसी है। अच्छा, वो तो ये रात लगाते थे कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो एस्टेब्लिशमेंट से पावरफुल लोगों के साथ बात करेंगे। तो बार बार कहते रहे कि उनका सियासत में कोई तलक नहीं है। वो भी कहते रहे बात करनी है तो पॉलिटिकल लोगों से करो, तो ये उस पर बात ही नहीं करते थे। ठीक, अभी भी हमारी तरफ से ऑफर है। आप मतलब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कल असेंबली में स्टेटमेंट दी है, सनाउल्लाह साहब कहते रहते हैं, मैंने कई दफा टीवी प्रोग्राम में कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तरफ से ऑफर है। ठीक, तो अभी इट इज अप टू देम कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। हम बार बार कहते हैं आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स में आए, तकरीबकारी या दहशतगर्दी या फितना गेजी में ना आए। ठीक है, तो बार बार अगर ये पॉजिटिव सियासत करते तो आज मेरा हाल इनका इस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो सुकड़ रही है, ना सुकड़ती। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इनके फैसले तो देखे ना, इन्होंने फैसले क्या किए वो आपके सामने है। यहाँ हाउस से निकल गए, उस वक्त इतनी बड़ी इनकी तादाद थी 150 की थी। फिर उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंशियल असेंबली डिसॉल्व कर दी, कभी इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, कभी धरने दिए कि इस्लामाबाद पे अच्छा राणा साहब, लास्टली एक मैं मौके का फायदा उठाते हुए, आपसे बात तो सियासत पर हो रही है लेकिन वो एक और इशू भी है, वो भी आपसे पूछता चलूं, वो शुगर वाला। ऑपोजिशन ने कहा है कि उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, असद कैसर ने बात की है, किसी ने कहा सोमोटो भी ले लें। हुकूमत ने जो इंपोर्ट का ऑर्डर था वो भी जो है वो कैंसिल कर दिया है। मामलात चीनी के हवाले से हुकूमत के कंट्रोल में है अब? बिल्कुल सिचुएशन ऐसी नहीं है जिस तरह पेंट की जाती है। मैं रमान बिल्कुल आपको ये बिल्कुल तसल्ली से बता रहा हूँ कि ये ऐसी नहीं है। अच्छा, जो इस तरह एक पैनिक क्रिएट किया गया है या एक इसको नीचे ग्राउंड पे थोड़ी सी मुख्तलिफ सिचुएशन है। अब कम से कम पीटीआई वाले को तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई याद। इन्होंने 11 लाख टन जो है ना उसकी इजाजत दी। ठीक है, और फिर इंपोर्ट इन्होंने बेताशा की, कोई 6.5 लाख के करीब इन्होंने इंपोर्ट दी। तो अब ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कहेंगे मैं पेपर पर जवा दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा जी, और बगैर किसी मकबूलियत की वजह से 11 लाख ही दे। अच्छा, और अभी जो हमारे था कोई उस वक्त सरप्लस भी नहीं था इनके पास, तो अभी हमारे पास सरप्लस था 13 लाख टन पड़ा हुआ
साल था जो ये 23-24 की क्या जो क्रॉप थी, तो उसमें हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। जाके अक्टूबर में जो नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू होता है कि वो चीनी पड़ी हुई है और बिल्कुल अंडर फार्मर को पैसा नहीं मिलेगा और उनका गन्ना आएगा, तो ये सारी कंसल्टेशन थी फार्मर की, कंज्यूमर की, सारा कोई। और उसमें हमने 1 महीना के नवंबर में, मिड और नवंबर सारी मिलें चल जाती हैं, तो नवंबर का भी स्टार्ट हम कंसिडर करते हैं 30 नवंबर तक। अच्छा, वो था 6.3, तो 5 लाख हमने उसका बफर स्टॉक जो कभी नहीं हुआ हमने रख लिया कि वो दिसंबर के लिए भी तो 5 लाख की हमारी एवरेज कंजप्शन होती है, तो वो भी रख लिया। लेकिन जो क्रॉप का एस्टीमेट था अगली का, वो क्लाइमेट जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आता है वो उससे अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आया, तो उससे जो लगी वो ज्यादा थी। क्रॉप 1.2% ज्यादा लगी थी पिछले साल से, ये मैं फिगर बता रहा हूँ। तो हमारा ख्याल है पिछले साल से भी ज्यादा होगी। तो जब वो मैच्योर हुई, जब क्रॉप आई, तो उसका जो कंटेंट था सेक्रोज था वो कम हो गया, रस जो है, तो उससे प्रोडक्शन कम हुई, 1 मिलियन कम होगी। 5 वो भी डाल के वी हैव सफिशिएंट स्टॉक। अच्छा, तो हमने कैंसिलेशन की बात की है, वो से वो लाख है 2 लाख, तो हम इंशाल्लाह वो परसों मेरा 11 को खोल रहे हैं टेंडर 2 लाख। अच्छा, ठीक है, तो वो तो आ रही है, वो सितंबर के पहले अप्रैल में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन जो लाख था वो उस पे एक लहदा था जिसके वो आई नहीं, वो हाई वो उसकी प्राइस आई थी काफी सारी। अच्छा, तो अब हमने एक और टेंडर दिया है 2 लाख का उस पे। अच्छा, और जस्ट टू स्टेबलाइज के मतलब ये जो एक परसेप्शन है या इसको इंप्रेशन को दूर करने, अच्छा, ताकि मार्केट जो है वो सिचुएशन नहीं। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। ठीक, मिशन बना जी, राइट, बहुत शुक्रिया। जो है वो राणा तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुख्तलिफ, पहले पीटीआई के मामले पर और फिर शुगर के हवाले से भी उन्होंने बात की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन मुश्किलात का हमने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया, उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग हो गए हैं। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं उनको फैसला करना है कि ये अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो कौन संभालेगा। और इसके अलावा भी रहमत चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे, उनका भी ओहदा खाली करार दिया गया है। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर थी, उनका भी जो है वो ओहदा उसको भी खाली करार दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो कायमा कमेटियों की मेंबरशिप थी वो पीटीआई के 7 नाअहल अरकान से वो भी वापस ले ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को किस तरह से देख रही है, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सेनेटर साहब, पार्लियामान में तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये बड़ी मुश्किल है, तो पार्टी दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ना लेने का जो है वो अभी तक पार्टी का फैसला है, तो पार्टी इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है और खास तौर पर जो पार्लियामान है उसके अंदर आप पार्टी का किरदार जो है वो क्या देख रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या सोच है? देखिए, इससे है कि मुझे एक बात बताएं, पार्लियामान में हम किस लिए जाते हैं? मतलब मेरे एक कॉन्सेप्ट है, पार्लियामान में हम इसलिए जाते हैं कि प्रॉपर इलेक्शंस हो, लोगों के नुमाइंदे हो। जब लोगों के नुमाइंदे नहीं जा रहे बल्कि वो लोग जा रहे हैं जो कि हारे हुए हैं, जिन लोगों को बुरी तरह शिकस्त हुई है, आप उन्हीं के वो सारा करके लेकर जा रहे हो, उनको इलेक्शन जितवा रहे हो बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ के पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में कभी आप सोच सकते हो? मैं आपको वो हल्का भी बता दूंगा, मैं आपको यूनियन काउंसिल भी बता दूंगा कि जिसमें तैमूर झगड़ा के एक पोलिंग स्टेशन में तैमूर झगड़ा को -33 या 35 सीटें वो वोट मिले हैं। कैन यू इमेजिन के वोट्स माइनस में हो सकते? नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे हुए हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट समबडी, यहां तक हुआ है। अब इन चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो बात दफा दिमाग में सवाल आ जाता है कि क्या इज इट वर्थ फाइटिंग दिस काइंड ऑफ बैटल जिसमें इतना ज्यादा है? तो उसमें
प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके हमने सोचना पड़ेगा। इमरान खान ने तो कह दिया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी अच्छा पॉलिटिकल जमात के जो 5-6 टॉप के लीडर्स हैं वो जाए इमरान खान के साथ बैठे, जी इसके ऊपर डिस्कशन करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि वो तो बिल्कुल आइसोलेट हुए हुए ना। लेकिन अगर उनके साथ डिस्कशन हो सकता है वो हाँ हमें कहते हैं कि आप जरूर करो, हो सकता है हम लोग उनके साथ एग्री करें कि हाँ ठीक ये है वाकई सही करे। तो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसूल पे खड़े होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा अवाम आपको इस वजह से नहीं आपको छोड़ेगी कि आप पार्लियामेंट में नहीं गए, आपने हमने आपको वोट दिया था और आपने इस्तीफा दे दिया। अवाम ये नहीं देखेगी, अवाम देखेगी कि आप उसूल पे खड़े हुए हो कि नहीं, आप बेईमान अच्छा हो कि नहीं, आप सही है। ये पहला आदमी है कि जिसके ऊपर करप्शन का वो है, ना 1 रुपया उसके अकाउंट में गया है, ना उसकी बीवी के अकाउंट में गया, ना उसके बच्चों के अच्छा अकाउंट में गया है, ना वो जमीन उसके नाम पर है, ना उसकी बीवी के नाम पर है, ना ठीक उसके बच्चों के नाम पे, लेकिन ये करप्शन है। दूसरी तरफ लोगों के बच्चों ने वन हाइट पार्क और सरे महल और पता नहीं क्या कुछ नहीं बना लिया, उन पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। उनके अकाउंट्स अच्छा में से अन अकाउंटेड फॉर पैसा निकल आया है, ये फेक अकाउंट्स निकल आए। उनको हम लोग नहीं कह रहे कि ये लोग करप्ट हैं, जिनकी हुकूमत में आए अच्छा हुए अभी ठीक है। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब इसमें ये बताइएगा, पाकिस्तान साहब की जो लीडरशिप है उसके लिए एक बड़ा मसला ये है कि आगे पार्टी को किस तरह से चलाना है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपकी जो हैं वो रुक जाती हैं जब तक कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती या उनकी तरफ से जो है वो कोई फैसला नहीं आता। तो बहुत सारे सवालात ये भी उठते हैं कि क्या पार्टी चलाने की सलाहियत जो पार्टी की करंट लीडरशिप है उसमें है या नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जरदारी साहब और को हटा दूं, अगर मैं जरदारी साहब को हटा दूं तो क्या पीपल्स पार्टी कोई फैसले कर पाएगी? अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब को हटा दूं, आपको देखा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन अपनी कैबिनेट के साथ जाता था जस्ट बिकॉज कि वहां पे एक कन्विक्टेड आदमी बैठा था और वो इनकी पार्टी का हेड था। वहां जाके मशवरे करके ये लोग सब आते थे एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक मनी। क्या उस वक्त कोई वो नहीं बोलता था? अगर मैं मौलाना फजल रहमान को हटा दूं, क्या जेयूआई को फैसला कर सकती है? हाँ इस तरीके से तो ये कह देना कि अच्छा वो हमारा तो फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इसके बावजूद कि इमरान खान को हुए हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इन सब ज्यादतियों के बावजूद वो बढ़ती जा रही है, वो फैलती जा रही है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ये कम हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्चुअली अगर मेरी नजर से देखा जाए तो ये तो डेमोक्रेसी का हुस्न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी डेमोक्रेसी है कि लोग एक दूसरे की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ रहते हैं और फलते हैं और फूलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर 150 पॉलिटिकल जमातें हैं, हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह से पीटीआई के अंदर है, पीटीआई के साथ है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, होना भी चाहिए। हम कोई खानदानी सियासत तो नहीं करते कि अगर बाप ने कह दिया तो ये तो सारे वही करेंगे, कोई भेड़ की तरह चाल तो नहीं चलते। हम लोग अक्ल है, हम लोगों के अंदर सबके साथ है, और कुरान भी कहता है, जगह जगह कहता है, और अक्लमंदों के लिए, समझ बूझ हासिल रखने वालों के लिए इशारे हैं। तो अपनी समझ इस्तेमाल करो। ये लोग तो जो उसने कह दिए तो कह दिए, सब उसी तरफ चल पड़े। हम लोग तो सवाल भी करते हैं, हम तो इमरान खान से भी सवाल करते हैं। उनके साथ आपके कितने हमारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ इस जगह पे एग्री नहीं करते थे, यहाँ तो कोई चू भी नहीं कर सकता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब ये बताइए, आगे का रास्ता पार्टी के लिए आप क्या देख रहे हैं? पार्टी ने फिर से एहतजाज की कॉल भी दे दी है, तो क्या बस अब यही है कि पार्टी सड़कों पर एहतजाज ही करेगी? देखिए, मैं लेट मी रीफ्रेज योर क्वेश्चन। मैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह, जहां जहां आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया ना, वहां वहां मैं पाकिस्तान का नाम डालना चाहूंगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेगी? आज़ादी इन ट्रू सेंस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, आज़ादी इन ट्रू सेंस जहां पे जस्टिस इज डन, आज़ादी इन टर्म्स ऑफ जहाँ लॉ जो है वो तफरीक ना करता हो, वो हर एक के लिए बराबर हो। आज़ादी इन सेंस ऑफ कि जहां आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्या कह सकते हैं, ऐसी शिकें ना लगा दी जाए कि आप यहाँ नहीं जा सकते, 105 MP हो या जो भी है उसके लिहाज से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये सारी चीज़ें हैं।
तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये स्ट्रगल ठीक रहेगी, है। और आपने बहुत सारी दुनिया की तारीखों में देखा है कि स्ट्रगल 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं होता है, स्ट्रगल सालों के लिए भी होता है। बाज़ अच्छा। दफा ये हो जाता है कि वो 15-20 साल 25 ठीक। साल होता है, एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन आ जाती है, लेकिन स्ट्रगल होता रहता है। हमने देखा है कि जो नेल्सन मंडेला था 27 साल तक उसने स्ट्रगल की थी, और तब कहीं जाके उसको उसका फल, और साउथ अफ्रीका को ओवरऑल उसका फल मिलना शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो हमें, ठीक है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि हमें स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हाँ, इसके हाँ। अंदर चीज जिसके लिए हमें करना चाहिए वो ये है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्टोरेशन, राइट। और बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक अभी है। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव जुडिशरी है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सिक्योरिटी हालात गुज़िश्ता कुछ अरसे से खबरों में है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि जून में मुल्क भर में दहशतगर्दी के कुल 78 हमले किए गए, जिनके नतीजे में कम से कम 100 अफराद जाँ बहक हुए। जबकि इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता माह जुलाई में मुल्क भर में 82 दहशतगर्दी के हमलों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 124 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 54 शहरी और 37 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल जो पहले कबायली इलाके थे वो दहशतगर्दी का जहां पर जो है वो सबसे ज्यादा जोर रहा, और मुल्क भर में होने वाले हमलों में से 82 में से 53 हमले वहां पर हुए। आज बनू में एफसी की चेक पोस्ट पर ड्रोन हमले में एक एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता शब पाक फौज ने योम में भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 33 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अगस्त के दरमियानी शब दरअंदाजी करने वाले इस बड़े गिरोह की नकलो हरकत का सुराग लगाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके दरअंदाजी की ये कोशिश नाकाम बना दी। लेकिन दूसरी तरफ KP हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान इस मामले पर बयानात का सिलसिला भी जारी रहा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा था कि हम अपने सूबे में किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने जवाब दिया था कि PTI का दहशत गर्दों से गठजोड़ है। उनका यह भी कहना था कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो रोजमर्रा की कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI ने दहशतगर्दों को रास्ता दिया और सूबे को ठेके पर दे दिया है। गुज़िश्ता माह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा था कि सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की वो इजाजत नहीं देंगे। लेकिन साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की एक खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे हैं, और पहला नुकता उनमें से यह है कि खारजियों को, जिनकी तादाद ज्यादातर अफगानियों पर मुश्तमिल है, उनको वहां से बाहर निकाला जाए। दूसरा नुकता यह है कि अगर कबाइल जो है वो ख्वारिजीन जो है वो उनको बाहर नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दे, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन ख्वारिजीन को उनके इंजाम तक पहुंचा सकें। जबकि तीसरा नुकता यह है कि अगर ये काम नहीं किए जा सकते तो हत्तल इम्कान हद तक कोलैटरल डैमेज से बचें, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में जारी रहेगी। सिक्योरिटी जराये का यह कहना है कि खवारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर कोई बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक वो रियासत के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर ना करते। अब ये जो मामला है खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। मजमूई तौर पर सूबे की सूरत हाल और फिर जो बाजोड़ में सूरत हाल है उस पर जो है वो प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तजज़ियाकार के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद महमूद साहब, सबसे पहले तो ये जो एक सूरत हाल हमने गुज़िश्ता दिनों में देखी है कि वफाकी हुकूमत और इदारे जो है वो एक तरफ हैं, सूबाई हुकूमत दूसरी तरफ है। मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको देखते हुए ये कितना अहम है, ये इस तरह की सूरत हाल, और कितना सिग्निफिकेंट है इनका एक ही पेज के ऊपर होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वॉर है ये भी एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जी, और ये इट इज एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू द अप्रोच जो आपने वॉर ऑन टेररिज्म पे अपनानी है।
और मैं इसे बल्कि ये कहूंगा कि ये इतना डेंजरस है कि शायद आप लॉजिकल एंड तक ना पहुंच सके। उसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप ये समझे कि जो मिलिट्री रिस्पांस होता है जी किसी भी वॉर का, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, कन्वेंशनल हो, कोई भी फॉर दैट मैटर हो, जो मिलिट्री रिस्पांस होता है ये 30 to 40% होता है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि जो वॉर भी है ये एक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्टिविटी है जी, परसुइंग योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अदर मींस। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिशियंस इस वॉर को लड़ने वो लीड में होते हैं। ये मिलिट्री ये नहीं कि ऑपरेशंस मिलिट्री कर रही है, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस करेंगे, डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स करेंगे। ये एक स्टेट्स क्राफ्ट है जी, जो स्टेट्समैन ने करनी होती है, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। मिलिट्री उनके डिस्पोजल पर होती है। जब आप इकट्ठे ही एक नुक्ते पर नहीं होंगे तो हाउ कैन यू अचीव विक्ट्री? विक्ट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस जी। जो मिलिट्री को सपोर्ट चाहिए, रिक्विजिट सपोर्ट चाहिए नेशन से, एरिया के लोगों से, क्योंकि उनके बगैर ये वॉर तो जीती नहीं जा सकती ना, पूरी नेशन ने लड़नी है। वो पॉलिटिशियंस ने वो सपोर्ट इकट्ठी करनी होती है, इंश्योर करनी होती है, उसको लीड करना होता है, फेथ इन द मिलिट्री बहाल रखना होता है, और अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं कि हम ये क्यों लड़ रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। वो जब एक जैसी नहीं होगी, या एक पेज पे ये लोग नहीं होंगे, या फेडरल अलग सिस्टम चलाएगी, सूबाई हुकूमतें अपना सिस्टम चलाएंगी, और मिलिट्री अलग ऑपरेट कर रही होगी, तो वी आर गोइंग नोवेयर। पहले भी हम देखते रहे पास्ट में भी कि मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे वो आप अचीव कर लेते थे। क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड की बुनियाद पर ये ऑपरेशंस होते थे जब मिलिट्री की कार्रवाई होती थी, और हमने वॉर जीती। लेकिन क्लियर और होल्ड तो हो जाता है अक्सर पाकिस्तान में, लेकिन बिल्ड का जब पार्ट आता है तो वो मिसिंग हो जाता है। फिर यही होता है जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया 2014 में, तो वी एंडेड अप एट अ बैड सिचुएशन जी, उसको हमने परसू नहीं किया। एक हुए बगैर वी आर नॉट विनिंग दिस वॉर, लेट देयर बी नो डाउट इन इट। लेकिन जनरल साहब, फौज की एक बड़ी लंबी लड़ाई है इन दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। 2 दहाइयां हमारी गुजर गई, खुद भी मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी भी फौज है सब की सब इससे गुजरी है। ये जो बातचीत वाली ऑप्शन जिसका जिक्र होता है बार बार, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? देखिए, देयर इज नो वॉर जी जिसका एंड में डायलॉग ना हो, टेबल ना हो, जिसपे बातचीत ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जो मिलिट्री की इस वक्त जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में, और जिस तरीके से ये मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, ये तो किसी की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रहे हैं। तो क्या आप इंडिया से टॉक्स करना चाहते हैं? वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मिलिट्री का काम नहीं है टॉक्स करना जी। पास्ट में हमने वी हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस इवन इन द रीसेंट पास्ट, जब हम बातचीत इनकी रीसेटलमेंट कह लें या जो भी चीजें कह लें, वी हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मिलिट्री का काम है काइनेटिक एप्लीकेशन करके टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अ बेटर डायलॉग, बेटर टेबल। एक अच्छे टेबल के लिए मिलिट्री का काम है नेगोशिएशन, जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, देयर इज नो प्लेस फॉर टॉक्स एज ऑफ टुडे। रोजाना लोग मर रहे हैं, आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से टॉक करते हैं। आपने पहले उनको स्क्वीज करना है, कट टू साइज करना है, सबने मिलके। और ये पॉलिटिशियंस, अभी जो आपने पहला सवाल किया, तो उसको आप इससे लिंक कर लें कि टॉक्स तो एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस ने करनी है। तो आप अपनी मिलिट्री को सपोर्ट किए बगैर अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करेंगे? मुझे बताएं ना, आप कैसे पॉजिटिव टॉक करेंगे? या पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो वो मिलिट्री नहीं करने। तो मेरे ख्याल में इस वक्त टॉक्स करना उन शहीदों के साथ, उस खून के साथ, उन कुर्बानियों के साथ ज्यादती होगी जो इस वॉर को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहते हैं। जो फैमिलीज वेट कर रही हैं कि उनके बच्चों की जो कुर्बानियां वो रायगान नहीं जाएंगी, वी हैव टू टेक इट टू द लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड यही है कि पाकिस्तान के ताबे जो कानून और आइन के अंदर जो लोग रहकर पाकिस्तान के ताबे रहना चाहते हैं, पाकिस्तान उनके लिए, वरना ये मजहब के लिहाज से खारजी और एप्लीकेशन के लिहाज से एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, इनका पाकिस्तान में कोई मकाम नहीं। अच्छा, राइट। लेकिन लास्टली मुझे बताइए, ये जो अभी हालिया हम एक राइज देख रहे हैं, और खास तौर पर ये जो फॉर्मल ट्राइबल एरिया से वहां पर, इसके पीछे मुहरकात और इसकी टाइमिंग के पीछे जो है वो आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, 3-4 एलिमेंट्स हैं जी। एक तो ऑपरेशन संदूर का नाकाम होना, बुनियादुल मरसूस का कामयाब होना, और इंडिया जो कह रहा है कि संदूर जारी है, वो स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर वहां से कर रहा है जी, अपना काम कर रहा है, और उसने एनहांस की है। और जितना पैसा भी उन्होंने डाला है, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इनटू दीज प्रॉक्सीज। $72 मिलियन से ज्यादा का ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और फिर बाकी जो हमारे खारजी एलिमेंट्स हैं जो उनकी क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे हैं,
अब वॉर के अलावा इनका कोई और तो एक्टिविटी कोई रही नहीं है जी। दे आर बोर्न इन वॉर। इसी वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर से जुड़ी जो इकोनॉमी है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पहले इनको डॉलर्स मिल रहे थे, आपको याद होगा जब अमेरिकन यहाँ पर मौजूद थे, इवन देयर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग बहुत पैसा, तो फिर भी तालिबान के साथ नेगोशिएशन में भी थे, पैसा भी चलता रहता था, पैसे का इस्तेमाल भी होता था रीजन के, मतलब डिफरेंट एरियाज में पीस लाने के लिए। उसके बाद वो चले गए, अब उनका वेपन पड़ा हुआ है $7 बिलियन का, वो भी वॉर के साथ रिलेटेड इकोनॉमी, उसको भी इन्होंने चलाना है। और तीसरा ये है कि ये इनको इनकी जो अनरेस्ट है, ये कुछ पॉलिटिकल पोलराइजेशन को शायद सपोर्ट भी कर रही है। मेरा कहने का मकसद ये कि जब पॉलिटिकल विल वीक हो जाएगी, जब सूबाई हुकूमतें पूरी विल के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी इस वॉर के पीछे, जब तक पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, तो इसका भरपूर फायदा उठाते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं जो फिर इसका फायदा उठाते हैं इस पोलराइजेशन का, और शायद वो इसी के अंदर अपनी सक्सेस समझ रहे हैं, विच इज अगेन वेरी डेंजरस। वो कभी भी ये रुकने वाले नहीं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे, एक फीलिंग ये थी कि जब ये प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे या पावर से बाहर हो जाएंगे तो ये तालिबान का जो गुस्सा है या तहरीके तालिबान का जो गुस्सा है ये खत्म हो जाएगा और चीजें सेटल हो जाएंगी। ऐसा है नहीं। इनका मेक एंड टाइप कैरेक्टर, नेचर हैज चेंज। ये बस वॉरियर ही रहना चाहते हैं और वॉर से जुड़ी इकोनॉमी के साथ ही रहना चाहते हैं। ये एक स्पॉन्सर हटेगा तो किसी और के हत्थे चल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि लॉजिकल एंड तक ले जानी है। लॉजिकल एंड तक तब भी जाएगी जब होल ऑफ नेशन अप्रोच होगी और सिनर्जी के साथ हम ऑपरेट करेंगे। राइट। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसका प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।